हाय गाइस, वेलकम टू HTML एंड CSS क्रैश कोर्स। तो यहाँ तक हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम CSS स्टार्ट करेंगे। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि CSS का काम पेज के अंदर स्टाइलिंग ऐड करने का होता है। अगर हमने यूज़र इंटरफेस को रिस्पॉन्सिव बनाना है, उसको मॉडर्न बनाना है, स्टाइलिश बनाना है, तो उसके अंदर हम CSS ऐड करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। CSS ऐड करने के डिफरेंट वेज हैं, 3 डिफरेंट वेज हैं जिससे हम HTML में CSS ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो मैंने बताया जैसे कि CSS ऐड करने के 3 डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट वे ये है कि आप जिस एलिमेंट का आपने स्टाइल चेंज करना है उसी के अंदर आप स्टाइल जो है डिफ़ाइन कर लें। जैसे मैं यहाँ पे कलर डिफ़ाइन कर देता हूँ ब्लू। तो ये H1 का जो कलर है वो ब्लू हो गया। अब ये फर्स्ट वे था जिससे हम CSS ऐड कर सकते हैं। सेकंड वे ये है कि आप हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग डिफाइन कर लें और उसके अंदर आपने जितना भी इस पेज की CSS ऐड करनी है वो आप इसके अंदर ऐड कर लें। जैसे मैं H1 का यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी ID रख लेता हूँ, कुछ भी head1 रख लेता हूँ। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर हम हैश लगाएंगे तो उसका मतलब होता है कि हमने आईडी की बुनियाद पे किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे head1 कर दूंगा तो ये हम अब जो है वो head1 को हमने सेलेक्ट किया है आईडी की बेस पे। अगर यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ तो इसका मतलब होगा कि हमने क्लास की बेस पे उसको सिलेक्ट किया है, फिर हमें यहाँ पे क्लास करना पड़ेगा। तो इस तरह हम आईडी और क्लास की बेस पे एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम इसकी CSS डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, हम ये सेकंड वे था जिससे हमने एलिमेंट की CSS को चेंज किया है। ये फर्स्ट और सेकंड वे था। अब थर्ड वे ये है कि हम एक सेपरेट CSS की फाइल बना लें और उसमें जाके हम जो इस पेज की सारी CSS है उस पेज में जाके डिफाइन कर लें। जैसे यहाँ पे क्लास head1 था तो हम अब index.css में head1 का जो भी स्टाइलिंग है वो उसको डिफाइन कर लें। बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं हम चेंज इसका। अब इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे CSS जो CSS वाली फाइल है। उसके लिए आप लिंक लिखेंगे यहाँ पे CSS, यहाँ पे आप अपनी फाइल का नेम दे सकते हैं index.css। तो इससे आपका ये जो बैकग्राउंड था H1 का वो चेंज होके ब्लू हो गया। तो ये 3 डिफरेंट वेज थे जिससे हम अपने HTML पेज के अंदर CSS स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि CSS के अंदर जो है वो सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सिलेक्टर्स के बेस पे हम जो है HTML के अंदर जो किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं वो उसको हम सिलेक्टर कहते हैं। सिलेक्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे H1 अगर मैं कहूँ या P टैग मैं कहूँ तो ये सिलेक्टर है। जैसे index.css में हम गए, ये H1 जो है ये एक सिलेक्टर है। हमने इसकी बेस पे हेडिंग 1 को सिलेक्ट किया है HTML की फाइल के अंदर से, तो H1 जो हुआ यहाँ पे वो सिलेक्टर हुआ। कलर जो है वो प्रॉपर्टी है एक, और जो ऑरेंज है वो एक वैल्यू है। तो ये डिफरेंस है, ये सिलेक्टर H1, कलर जो है वो प्रॉपर्टी होगी और ऑरेंज जो है वो वैल्यू होगी। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं सिलेक्टर्स की वो कौन कौन सी हैं। एक सबसे पहली टाइप इसकी है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अगर हम स्टैटिक लगा के इस तरह डिफाइन करें तो ये जो है पूरे HTML पेज पे हम CSS स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर है। इसके अंदर हम कुछ भी लगा देंगे। कलर ऑरेंज कर देता हूँ मैं, H1 वाला अगर रिमूव कर दूँ तो हम देखेंगे ये मैंने स्टैटिक लगाया था यूनिवर्सल सिलेक्टर, तो पूरे पेज पे जितनी भी हेडिंग्स थी या पैराग्राफ्स थे तो उनका कलर जो है वो ऑरेंज हो गया है। तो इसकी बेस पे हम पूरे पेज पे है जो
CSS डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा एलिमेंटल सेलेक्टर है, इसकी सेलेक्टर की दूसरी टाइप। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एलिमेंट की बेस पे जो है उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था H1 या पैराग्राफ की बेस पे हम सेलेक्ट कर लें, तो ये जो हैं ये सेलेक्टर जो हैं एलिमेंटर सेलेक्टर्स कहलाते हैं। इसमें भी हम स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ हेडिंग 1 का जो है बैकग्राउंड स्टाइल सिर्फ वही चेंज हुआ है, पैराग्राफ का चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने एलिमेंटर सेलेक्टर की बेस पे उसकी स्टाइलिंग को चेंज किया है। तो ये पहला था यूनिवर्सल सेलेक्टर, दूसरा है एलिमेंटर सेलेक्टर। सेलेक्टर की जो तीसरी टाइप है वो है क्लास सेलेक्टर। हम क्लास की बेस पे किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी CSS को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे H1 की क्लास है head1, तो हम head1 की बेस पे इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। क्लास के लिए मैंने पहले बताया था कि डॉट यूज़ होता है और आगे head1 लिख के यहाँ पे हम इसकी स्टाइलिंग को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये क्लास सेलेक्टर है। इसकी फोर्थ टाइप है ID सेलेक्टर। हम ID की बेस पे किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी जो CSS को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैरा की ID जो है वो पैरा मैंने रख दी। अब हम यहाँ पे जाके हैश लगा के पैरा लगाएंगे, तो ये हम जो वो पैराग्राफ था उसकी हम यहाँ पे स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पैराग्राफ की जो कलर है वो ग्रीन हो गया। तो ये क्लास सेलेक्टर और ID सेलेक्टर में ये डिफरेंस है दोनों में। सेलेक्टर्स की जो फिफ्थ टाइप है वो है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स वो होते हैं जैसे कि हम एलिमेंट की टाइप की बेस पे या href है जो उसकी बेस पे हम जो एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकें, वो एट्रीब्यूट सेलेक्टर कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया है, उसके अंदर इनपुट टाइप्स हैं। टाइप इनपुट टाइप जो है टेक्स्ट भी है, ईमेल भी है और पासवर्ड भी है। अब मैं एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट। तो ये अब जो फॉर्म के अंदर टेक्स्ट टाइप वाले थे इनपुट, वो वाले सारे जो इनपुट वो सिलेक्ट हो गए, उनकी मैं अब CSS को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रे। तो फॉर्म के अंदर आप देखेंगे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाला इनपुट था उसका बैकग्राउंड ग्रे हो गया है। इस तरह ये जो कहलाते हैं ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर कहलाते हैं। इसी तरह href वो भी एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बाद डिसेंडेंट सेलेक्टर्स आ जाते हैं। डिसेंडेंट सेलेक्टर्स ये होते हैं कि आप किसी भी क्लास के अंदर जो है उसका डिसेंडेंट एलिमेंट उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे एक क्लास मैंने बनाई है कंटेनर। अब मैं इसका कोई भी डिसेंडेंट एलिमेंट H3 या P सेलेक्ट करके उसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं index.css में जाऊँ तो डॉट कंटेनर और P में आगे लिख दूंगा खाली, तो ये इस कंटेनर का, इस वाले कंटेनर क्लास का जो है वो P वाला एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। अब इसकी हम यहाँ पे CSS को चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी लगा देते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं इसका, तो इसका बैकग्राउंड ये है चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर कोई और भी P टैग बनाऊंगा तो उसका भी जो है बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम एक जो क्लास है उसका डिसेंडेंट एलिमेंट सिलेक्ट करके उसका जो है हम स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। डिसेंडेंट सेलेक्टर्स के बाद आ जाते हैं चाइल्ड सेलेक्टर्स। चाइल्ड सेलेक्टर्स ये करते हैं कि जो हम क्लास की बेस पे एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो वो अपने क्लास में जो इमीडिएट चाइल्ड हैं उन चाइल्ड को सिलेक्ट करके उनकी स्टाइलिंग को चेंज करता है। जैसे यहाँ पे एक मैंने डिव बनाई है, उसकी क्लास मैंने रखी है कंटेनर। तो मैं अब कंटेनर के ज़रिए स्टाइलिंग चेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे डॉट कंटेनर
और आगे मैं लिख देता हूँ पी। ये जो है ये सिंटैक्स है चाइल्ड सेलेक्ट करने का। अब डॉट कंटेनर के जितने भी इमीडिएट पैराग्राफ टैग्स होंगे वो सिलेक्ट हो गया उनका। अब हम जो है वो स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो कंटेनर के अंदर थे उनका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो ये काम है चाइल्ड सेलेक्टर का। लेकिन अब इसके अंदर अगर हम एक और डिव टैग बना दें, इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ रखता हूँ। अब आप देख रहे होंगे जो मैंने उस डिव कंटेनर वाली डिव के अंदर एक और मैंने डिव बनाया, उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया है। तो उसका बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? अब ये मेन डिफरेंस है चाइल्ड सेलेक्टर में और डिसेंडेंट सेलेक्टर में। जो डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है वो जो है जितना मर्जी डीप जो है वो एलिमेंट हो उसको उसकी CSS जो है वो चेंज कर देता है डिसेंडेंट सेलेक्टर। अगर मैं यहाँ पे डिसेंडेंट सेलेक्टर लगाता तो वो इस हेलो इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता। लेकिन मैंने यहाँ पे लगाया चाइल्ड सेलेक्टर। तो चाइल्ड सेलेक्टर का ये काम है कि वो सिर्फ इमीडिएट जो अपने चाइल्ड ने सिर्फ उन्हीं की स्टाइलिंग को चेंज करता है। अब यहाँ पे एक डिव और मैंने बना दी, तो उसके जो डॉट कंटेनर के इमीडिएट चाइल्ड थे पैराग्राफ वो सिर्फ ये दो थे। तो उसने सिर्फ इन दो का ही जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज किया है। अगर मैं चाइल्ड सेलेक्टर की बजाय यहाँ पे डिसेंडेंट सेलेक्टर कर दूँ तो अब हेलो इस पैराग्राफ का जो है कलर वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है चाइल्ड सेलेक्टर में और डिसेंडेंट सेलेक्टर में। उसके बाद आ जाता है सूडो क्लास सेलेक्टर और सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। सूडो क्लास सेलेक्टर क्या करता है? सूडो क्लास सेलेक्टर ये करता है कि आपका जो क्लास है उसके उस पर आप कोई भी जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उस पर हम स्टाइलिंग लगा सकते हैं। जैसे कि हम कर सकते हैं कि जब कोई लिंक पे होवर करे तो उसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाए। ये सूडो क्लास सेलेक्टर है। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक लिंक बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ होवर मी। तो अब अगर इसकी हम स्टाइलिंग को चेंज करें, एंकर टैग और कोलन लगा के आप इसको लिख सकते हैं होवर। अब जो भी कोई लिंक पे होवर करेगा तो इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पे कलर रेड। अब अगर हम लिंक पे होवर करेंगे तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। जैसे ये है इसका कलर अभी ब्लू है, तो इसमें मैं होवर किया मैंने तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो ये सूडो क्लास सेलेक्टर्स हैं। इसके बाद आता है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। सूडो एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि H1 है, H2, H3 जितनी भी हेडिंग्स हैं पैराग्राफ्स हैं वो आपके एलिमेंट हैं। तो इस जो है एलिमेंट सूडो एलिमेंट सेलेक्टर एलिमेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, हमने उसकी स्टाइलिंग को चेंज करना हो तो उसके लिए सूडो एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग और इसके अंदर हम कोई भी जो है वो टेक्स्ट लिख लेते हैं और इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 2 लाइंस के अंदर। अब मैं जाके index.css में इसकी स्टाइलिंग चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p और फर्स्ट लाइन। अब जो पैराग्राफ टैग है उसकी फर्स्ट लाइन, इसका सिंटैक्स है ये पैराग्राफ डबल कोलन और फर्स्ट लाइन। अब जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन सेलेक्ट होगी, उसका हम जो है वो स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर चूज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी पैराग्राफ हैं उनकी जो फर्स्ट लाइन है उसका जो है वो CSS चेंज हो गई है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लाइंस बनाई थी ना ब्रेक करके उन्हें, तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसका सिर्फ कलर चेंज हुआ है। तो ये डिफरेंस है सूडो
क्लास सेलेक्टर में और सूडो एलिमेंट सेलेक्टर में। तो इतनी हमारे पास ये टाइप्स थी सिलेक्टर्स की। सिलेक्टर्स हमने सारे देख लिए हैं। अब बारी आ जाती है CSS प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आ जाता है कलर। आप किसी भी एलिमेंट का कलर चेंज कर सकते हैं। कलर मैंने इसका कर दिया वाइट। उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं ब्लू। तो अब आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो वाइट हो गया और बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। उसके बाद आ जाती है बैकग्राउंड इमेज। किसी भी आप कंटेनर की क्लास की आप बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हैं। पूरी बॉडी की आप बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास है कंटेनर, मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड में कोई इमेज जो है वो सेट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे इसका CSS को डिफाइन कर दूंगा डॉट कंटेनर, और इसके अंदर प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के साथ आप URL देंगे। इसका URL में उसका पाथ इमेज का, जैसे यहाँ पे css.png है मेरे पास, तो ये मैंने लिख दी और इसकी हाइट कर देंगे 100%। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इमेज आ गई है, बैकग्राउंड इमेज इसकी लग गई है। अब बैकग्राउंड इमेज की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं रिपीट की। एक होती है रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई एंड लास्ट वन इज नो रिपीट। अब बारी बारी देखते हैं कि इनका फ़ायदा क्या है। यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट। अब आप देखेंगे जो बैकग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टली भी रिपीट हो रहा है और वर्टिकली भी रिपीट हो रहा है। तो अगर हम रिपीट लिख देंगे तो बैकग्राउंड हॉरिजॉन्टली भी रिपीट होगा और वर्टिकली भी रिपीट होगा। अगर हम लिख देते हैं रिपीट एक्स तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही रिपीट होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है बैकग्राउंड। अगर यहाँ पे रिपीट वाई कर देते हैं तो ये सिर्फ वर्टिकली रिपीट होगा, हॉरिजॉन्टली रिपीट नहीं होगा। और इस लास्ट वन अगर हम नो रिपीट कर देते हैं तो इमेज जो है वो रिपीट नहीं होगी, एक ही दफ़ा आएगी। ये बैकग्राउंड इमेजेस की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन से आप इमेज की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50% और यहाँ पे 40%। ये क्या हुआ, अब ये जो है ये हॉरिजॉन्टली है और ये सेकंड वैल्यू है, ये वर्टिकली है। हॉरिजॉन्टली 50% पे उसकी पोजीशन कर दे और वर्टिकली 40% पे। अब देखते हैं हम, तो ये आप देखेंगे यहाँ उसने हॉरिजॉन्टली उसको 50% पे लिया है और वर्टिकली 40% से। तो इस तरह आप बैकग्राउंड की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि कंटेंट मूव करने से बैकग्राउंड इमेज जो है वो भी मूव कर रही है। अगर हम इसको फिक्स्ड कर देते हैं तो अब इमेज यहाँ पे फिक्स हो गई है। अब आप देख रहे हैं सिर्फ ये CSS प्रॉपर्टीज ये वाला स्क्रॉल हो रहा है, इमेज जो है वहीं पे स्टिल खड़ी है। तो ये बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड है। इसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज से आप इमेज का साइज कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका जो है साइज है 400 पिक्सल हो गया। इसको आप चेंज कर सकते हैं जितना भी आपने करना है। तो अब 800 पिक्सल हो गया। तो ये जो है ये सारी बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा जो दूसरी CSS प्रॉपर्टीज हैं उनमें आ जाता है फ़ॉन्ट फैमिली आ जाती है। जैसे यहाँ पे हेड 1 है, इसका हम फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली इसको कोर्स में लिखेंगे। तो ये आप देखेंगे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो गई। इसी तरह आप
कोई भी इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है जो वो चेंज करके कर सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन हो गया है। इसी तरह फ़ॉन्ट फैमिली के बाद आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ आपने जितना भी रखना है, 30 पिक्सल हो गया, 50 पिक्सल हो गया। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ के बाद आ जाता है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट जैसे आपने वर्ड में अक्सर किया होगा, नॉर्मल होता है, बोल्ड होता है, बोल्डर होता है। इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल कर देता हूँ तो ये आप देखेंगे कि वो बिल्कुल जो है वो बोल्ड नहीं है, अभी नॉर्मल है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ बोल्ड, अब आप देखेंगे ये जो है वो हेडिंग बोल्ड हो गई है। अगर मैं यहाँ पे बोल्डर कर देता हूँ तो वो और भी ज़्यादा जो है बोल्ड हो गई है। फ़ॉन्ट वेट में हम नॉर्मल, बोल्ड और बोल्डर की जगह वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपने अगर फ़ॉन्ट वेट इसके अलावा यूज़ करना है तो उसकी आप वैल्यू देंगे तो उस हिसाब से भी आपका फ़ॉन्ट वेट जो है वो। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।